सीबीएसई क्लास 10 सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स लेके आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं किशोर सर शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी आप इन सभी क्वेश्चनों को अपने रजिस्टर या कॉपी में नोट डाउन कर लें और रिवीजन शुरू कर दें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे या एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है साबुन की सफाई प्रक्रिया की कार्यविधि समझाइए। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिसके दो सिरे के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। इनमें दो सिरे होते हैं, एक जल विरोधी तथा दूसरा जलरागी। जल विरोधी सिरा कपड़ों में लगी गंदगी या मैल के साथ चिपक जाता है, परंतु जलारागी सिरा जल के अणुओं से चिपक जाता है। इसी संरचना को झाग या मिलेस कहते हैं। इस झाग में साबुन के अणु एक गोलाकार आकार में व्यवस्थित होते हैं। इसका ध्रुवीय भाग COONA+ होता है। तो इसमें जो साबुन की जो सफाई प्रक्रिया है वो किस तरीके से काम करती है वो बताया गया है। तो आप इसको ऐसे नोट डाउन करें और रिवाइज कर लें। कोई ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करें और एग्ज़ाम में इसको आप लिख सकें। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को विस्तृत किया है, तो आप इसको ऐसे करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कई बार रिपीट हुआ है। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं या क्या होता है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लें। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कठोर जल को साबुन में या साबुन से अपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए कि किस तरीके से झाग होता है, क्या होता है या नहीं होता है। इस तरीके से बताया गया है आपको। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके अभिलय लवण बनाते हैं। इस अभिलय लवण को स्कम कहते हैं। इस स्थिति में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि कठोर जल साबुन को झाग नहीं बनाने देता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और ये कैल्शियम जो अभिक्रिया करते हैं। पर ये कठोर जल है इसलिए तो इसमें प्रॉब्लम होती है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथिलीन जैसे दूसरे विलयों में भी मिसेल का निर्माण होता है या होगा, बताइए। तो ये बताया गया कि किस तरीके से उसमें झाग बनेगा या नहीं बनेगा। झाग को हम लोग मिसेल भी कहते हैं। और एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है या पूछा जा सकता है कि मिसेल क्या होता है, मिसेल के बारे में बताइए कि साबुन के साथ मिसेल किस तरीके से बनता है पानी की अभिक्रिया में जब हम उसको करते हैं तब। तो ये क्वेश्चन दिया गया, इसको आप रिवाइज करें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए हमारा जो है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथनॉल एवं एथोनाइल अम्ल में कैसे अंतर करेंगे या होता है। तो उस तरीके इसको हमें इनमें दोनों में अंतर बताना है। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथनॉल और एथनाइल अम्ल में अंतर, तो किस तरीके से इनमें अंतर पाया जाता है तो ये बताया गया मैं जो उसमें। तो आप इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इसको रिवीजन कर लें। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो आप क्वेश्चंस याद कर रहे हैं तो उनको वो जैसे मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखे तो आप उसको पॉइंट बाय ही लिखें, पैराग्राफ ना लिखें, क्योंकि एग्जाम में आपको पॉइंट्स के नंबर ज़्यादा मिलते हैं, पैराग्राफ के नंबर कम मिलते हैं। तो आप सभी को पॉइंट से लिखें, जैसे मैंने पॉइंट 1, 2, 3 ऐसे लिखा है, तो आप इसको ऐसे ही नोट डाउन करेंगे और ऐसे ही उसको एग्जाम में लिखना है। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के लिए समझाइए। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो उसमें ऐसे ही जातियों के नाम बताइए जो हमारे समजातीय श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो ये बताया गया। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है, या एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें क्या बताया गया, नंबर 1 पे देखिए
जैसे 6 संयोजन आबंध है, 7 संयोजन आबंध है, 8 संयोजन आबंध है, 9 संयोजन आबंध है। तो इनमें से कोई एक है, ऑप्शनल वाला है जो 1 नंबर का आता है। ये पूछ सकते हैं आपसे ऐसे क्वेश्चन, और क्वेश्चन इस तरीके के जो पेपर में आते हैं, तो आपको इनमें से किसी एक को चूज करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है 7 संयोजन आबंध है। इसका जो आंसर है, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं। क्या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं? कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है, बताइए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो आप भी इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपसे इस तरीके के क्वेश्चन। साबुन मैल के साथ क्रिया करके एक मिसेली संरचना तैयार करते हैं। तेलीय मैल मिसेल के केंद्र से एकत्र हो जाते हैं तथा कपड़े या कपड़ों से चिपक जाता है, अतः उसे साफ करना आवश्यक है। ऑक्सीकारक क्या है, बताइए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं एवं स्वयं अपचयित हो जाते हैं। उदाहरणतः KMnO4 ये उसका सूत्र है। प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोनिक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन दिखाया गया है। ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट अल्कोहल के साथ कोई प्रक्रिया नहीं करते और ना ही गैस निकलती है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये सोडियम कार्बोनेट है और एक अम्ल है। देखिए इसमें बताया गया है। और ये नेक्स्ट दिखाया गया है हमारा, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपयुक्त शक्तियों को तुलना कीजिए। 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजित और तथा 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, समझाइए। तो इस तरीके से देखिए, इसको मैंने अरेंज किया है। तो आप इस डायग्राम को जरूर बनाना, क्योंकि इस तरीके के डायग्राम एग्जाम में। चलिए हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एथेनॉल से एथेनाइल अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, समझाइए। ये देखिए, जैसे समझाया गया है, एथेनाइल प्लस ऑक्सीजन प्लस एथेनाइक अम्ल। तो इसको किस तरीके से हम व्यवस्थित करते हैं? CH3 माइनस CH2OH। तो हमें क्या प्राप्त होता है? CH3 COOH। इस प्रकार यह ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हुई तथा यह क्रिया ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, ये भी बताया गया है कि किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट को प्रतिरोधक कुंडलियों AB को बनी है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो आप इसको ऐसे ही नोट डाउन करें अच्छे से और रिवाइज करें, रिवीजन कर लें। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करें इस क्वेश्चन की। 8 ओम प्रतिरोधक को कोई विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक सवाल दिया गया है हमारा,
इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार करें, इसको या इसके प्रिपेयर कर लें। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध की 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो। ये देखिए, इसको उसी तरीके से व्यवस्थित किया गया है और आप इसको डायग्राम के साथ ही नोट डाउन करें, क्योंकि डायग्राम से ही आपके एग्जाम में नंबर्स का काफ़ी पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं इसके हमें। इसको आप ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये हमें सॉल्व करना है। ये देखिए, और इसका सॉल्यूशन ये रहा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन निकालना है। तो आप इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इसको रिवाइज कर लें। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही आ गया हमारा कि चित्र परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः ओम 5, ओम 10, ओम 30। जो 30 ओम है, जो हमारे इस तरीके दिए गए हैं, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रभावित विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तथा परिपथ का कुल प्रतिरोधक परिकलन कीजिए। तो इसमें मैं बताया गया कि किस तरीके से हमें इसको करना है। ये देखिए, आप इसको नोट डाउन करें ऐसे। इसमें पूरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फिर फोकस करते हैं। कोई विद्युत धारा मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त या उपभोक्त ऊर्जा परिगणित कीजिए कि 2 घंटे में उसने कितनी विद्युत धारा का उपभोग किया है। तो इसको सॉल्यूशन निकाला गया। ये देखिए, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत में कितनी धारा लेगा। ये क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं, इसको डिस्कस किया गया। ये देखिए, पहले को देखते हैं हम लोग। हमें दिया गया है 12 वोल्ट, वोल्ट 220 और 1200 ओम पे दिया गया। तो समीकरण में बताया गया है, देखिए किस तरीके से इसको हमें डिवाइड करना है। 220 वोल्ट अपॉन में 1200 ओम, इसको हम डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड करने पे आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 0.18 एम्पियर। ये हमारा उसका आंसर है। तो आपको ऐसे ही दूसरे का भी हम निकालेंगे, उसी प्रकार से उसको डिवाइड करेंगे तो उसका 2.2 एम्पियर आ रहा है। 220 वोल्ट के समान विद्युत स्रोत से विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धाराओं के अंतर पर ध्यान दीजिए। किस तरीके से इनमें अंतर है और इनमें कितना कितना विद्युत का हमारा खपत होगी, तो बताया गया इस तरीके से। देखिए, सेम वही कंडीशन है जो हमने पहले वाले में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने से कितना कार्य किया जाता है।
तो ये आंसर देखिए, इसमें विभवांतर वोल्ट इज इक्वल टू 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच प्रभावित आवेश का परिणाम Q इज इक्वल टू कूलन कूलॉम कोलन होता है वैसे है। इस प्रकार आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य समीकरण में दिखाया गया है। इज V वोल्ट इज इक्वल टू में वाट इज इक्वल टू में क्वांटिटी के अनुसार दिया गया कि कितनी क्वांटिटी है। ये देखिए एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी खास इम्पोर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया है। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 12D है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित है। नंबर 1 परिपथ का कुल प्रतिरोध, बी परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा तथा 3 विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए कि किस तरीके से उसमें परिकलित करना है या विभवांतर क्या है, तो उस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये दिखाया गया, तो आप इसको ऐसे ही कॉपी में नोट डाउन कर लें अच्छे से। ये देखिए किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, हो जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, किस तरीके से उसमें विभवांतर होता है। तो आंसर देखिए ये दिखाया गया है, तो उसको ऐसे ही आप नोट डाउन करें इसको, और हम चलिए आगे देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन है, घरेलू विद्युत परिपथों में अभिभारण से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1 पर है, एक अकेले सॉकेट से एक से अधिक उपकरण नहीं जोड़ने चाहिए, क्योंकि उस पर लोड पड़ेगा और वो हो सकता है उसमें उस पर लोड पड़ेगा, उसमें हो सकता है कि आपके साथ शॉर्ट सर्किट भी हो जाए। हमेशा परिपथ में विद्युत धारा उपकरण पार्श्व क्रम में ही संयोजित करना चाहिए। परिपथ में उपयुक्त फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा लोड पड़े और फ्यूज उड़ जाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे घर में एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। आजकल जो बड़े बड़े हादसे होते हैं वो सबका जो रीज़न है वो यही होता है, क्योंकि उसकी क्षमता से ज़्यादा हम लोड दे देते हैं और वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अतिभरण से बचने के लिए एक ही समय में अधिक विद्युत उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि एक ही परिपथ पे आप कई सारे उपकरण लगा रहे हैं और उसकी क्षमता से ज़्यादा लोड ले रहे हैं, तो ऐसे में हादसा होने का खतरा बना रहता है। तो कोशिश करें कि एक ही जो हमारा स्विच है उसमें एक ही उपकरण का प्रयोग करें, ज़्यादा लोड ना दें, बारी बारी से हम उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ये भी हमारा एक सवाल है जिसको हमें सोल्व करना है, और ये भी काफ़ी इजी है। 2 किलोवाट शक्ति अनुमताक का एक विद्युत है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आया है जो हमारे पास। भूसंपर्क तार का क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले विद्युत स्रोतियों का छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए को दिया गया है। मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से सटाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक पुंज आपके पीछे की दीवार से या दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षितिज
क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करें। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की अभिष्ट दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी होगी। अच्छा, तो वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार रिपीट हुआ है। तो मेरे स्टूडेंट से एक सलाह दूंगा कि ये क्वेश्चन आप जरूर रिवाइज करें और नोट डाउन करें और अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थिति विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। और इसका देखिए सॉल्यूशन भी इसको ऐसे दिया था, आप उसमें डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़रूरी है। इसी से ही इसका आंसर का पता चलता है कि क्या कहना बताना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन, निम्नलिखित किसी दिशा को निर्धारित करने वाले नियम लिखिए। फिर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ये देखिए, और ये क्वेश्चन भी खास है, इसको भी आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, रजिस्टर में, और अपने नोट्स बना लें। ये देखिए, जो फिंगर वाला जो है, ये जो क्वेश्चन है, 2-3 ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ये चुंबकीय जो क्षेत्र वाला हमारा जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए, एक ही क्वेश्चन वाले जो हमारे और क्वेश्चन हैं, वो आप ऐसे ही रिवाइज कर लें। एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सिंपल और इजी लैंग्वेज में ये मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। हम चाहते हैं कि आप अच्छे नंबरों से अपने एग्ज़ाम में पास हों, और काफ़ी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी डालने वाला हूं इससे आगे, तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, और आज ही मैं दूसरा वीडियो इसमें अपलोड कर दूंगा इसका। ये देखिए, एक ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट से, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पार्श्व पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास के दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम को लागू करके पार्श्व के भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त कीजिए। तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, देखिए दिखाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण की सूची बनाइए। इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी रेखा के गुण की सूची बनानी है कि किस तरीके से इनमें चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है, बताइए। तो आप इसको रिवाइज कर लें अच्छे से। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है। पुष्प की अनुदैर्ध्य का नामांकन चित्र बनाएं। तो इसका जरूर ध्यान रखें, इसके सबका चित्र बना लें और इसका नामांकन जरूर करें कि जो नाम दिए गए हैं ना, और ये आपकी बुक्स में भी है, तो उसको अच्छे से देख लें, रिवाइज कर लें इसको, और ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऋतुस्राव क्या होता है समझाइए। यदि नारी के शरीर में निषेचन नहीं हो तो अंड कोशिकाएं लगभग 1 दिन तक जीवित रहती हैं। माँ के शरीर में गर्भावस्था भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। ये दिखाया गया है। परागण और निषेचन में अंतर बताया गया है। काफ़ी इजी लैंग्वेज है, और इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, और इसको आप याद भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा गया है। कुछ पौधों को उगाने के लिए कार्यांक प्रबंधन का प्रयोग क्यों किया जाता है। द्विखंडन और बहुखंडन। तो
इसको देखिए, द्विखंडन और बहुखंडन में किस तरह से विभाजित होता है बताया गया है। डीएनए की प्रति कृत बनाने जनन के लिए आवश्यक क्यों है, बताइए। ये फिर क्वेश्चन आ गए हैं, ये देखिए क्वेश्चन आंसर है। इसको आप अच्छे से रिवाइज करें, कॉपी में नोट डाउन करें। और मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी राइटिंग को नीट एंड क्लीन रखें। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं वो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चंस नंबर दे रहे हैं तो आप उसको ब्लैक पेन से दें और अंडरलाइन कर दें, और आंसर को केवल ब्लू पेन से ही देना। कई बहुत से बच्चे हैं कि वो कई बार ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं आंसर्स के लिए, तो ऐसा ना करें, केवल आप ब्लू पेन का ही यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताया गया है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्यों महत्व है। इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिए जाते हैं और हमें पूछे भी जाते हैं। तो हमारे लगभग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके बुक से लिए गए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें या नोट्स बना लें और इसको रिवीजन शुरू कर दें, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी को एग्जाम के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक।